अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। इटली में G20 इजलास में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं और शिरकत करने से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय काउंसिल के सदर और यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात की है। उन लीडरान ने हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और लोगों के दरमियान रवाबित की हौसला अफजाई करने के सिलसिले में गुफ्तगू की ताकि आलमी इंतजाम को बेहतर बनाया जा सके। यूरोपीय लीडरों ने कोविड टीकाकारी में 1 अरब के संग मील को अबूर करने की शानदार कामयाबी पर हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश की है और आज मोदी G20 के इजलास में हिस्सा लेंगे और मुख्तलिफ लीडरों के साथ वो 2 तरफा मुलाकात भी करेंगे। वो वेटिकन सिटी में ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर खारजा कार्डिनल पोत्रो पोरिलेन से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 31 अक्टूबर को बरतानिया जाएंगे और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मौसमियाती तब्दीली पर शुरा के 26वें इजलास के दौरान 1 और 2 नवंबर को आलमी लीडरों की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। Those really, if you look at it, are those that relate to the G20 summit. There was a discussion on the issue of health recovery, recovery from COVID, economic recovery at a global level. There was a discussion on climate change issues, and also, of course, the discussion extended to some areas of regional and global interest, including the situation in Afghanistan. The Indo-Pacific were discussed in both meetings. Now, as far as the EU is concerned, I think the leaders recalled that they had a very, very significant exchange when the India-EU leaders meeting in the form of the EU Plus 27 took place in May this year, and the 15th India-EU summit took place in July 2020. The issue of vaccination certification was, I think, discussed especially with the EU representatives, and I think the issue of easier access travel with normalization that is increasingly seen as countries recover from the COVID pandemic was certainly discussed. There was a conversation on mutual recognition of vaccines. I think there is a sense that this is one very, I would say, doable mechanism through which we can facilitate easier international travel. The details of this, of course, will have to be worked out bilaterally. I think the European Union, the European Council can only provide general
guidelines. So meeting separately members of the Indian diaspora in Italy, friends of India or from different organizations, including representatives of the Italian Hindu Union, the Italian Congregation for Krishna Consciousness, Sikh community and institutions involved in the commemoration of Indian soldiers who fought in Italy during the World Wars. He's also interacting with several Indologists and Sanskrit scholars during the meeting. Prime Minister, of course, has been appreciative of the role played by community members in strengthening ties between India. अमेरिकी इदारे AFDA ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है, जो अमेरिका में बच्चों को कोविड वैक्सीन का पहला शॉट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को वैक्सीन लगाने का अमल अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। FDA के फैसले से तवक्का है कि यह वैक्सीन 28 मिलियन अमेरिकी बच्चों को दस्तयाब होगी, जिनमें से अक्सर स्कूल वापस आ चुके हैं। चीन, क्यूबा और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत सिर्फ चंद दीगर ममालिक ने ही अब तक इस उम्र और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन की मंजूरी दी है। FDA की तरफ से छोटे बच्चों में फाइजर वैक्सीन की 10 माइक्रोग्राम खुराक की इजाजत दी गई है, जो 12 साल या इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन से 13 माइक्रोग्राम से कम है। अमेरिका में अब तक 58% अफराद मुकम्मल वैक्सीन लगवा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बहुत से अमेरिकी हैं जो वैक्सीन के खिलाफ हैं और इसके लिए खदशात में मुब्तला हैं। वो अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगवाना नहीं चाहेंगे। फाइजर और बायोटेक की मुताबिक इनकी वैक्सीन ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना वायरस के खिलाफ 90.7% इफादियत जाहिर की है। कंपनी ने बताया था कि इन आजमाइशी एदाद शुमार में 2268 बच्चों पर किए गए तजुर्बात शामिल हैं, जिनसे ये बात साबित होती है कि वैक्सीन उम्र के इस ग्रुप के लिए महफूज और मुअस्सर है। इससे कबल FDA ने 12 से 15 साल के नौजवानों में वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी थी, जबकि 16 साल और इससे बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने की मुकम्मल इजाजत दी गई थी। कम सिन बच्चों में कोविड-19 की बीमारी की शिद्दत इख्तियार करने का अमूमी तौर पर इम्कान कम ही होता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि बच्चे कोरोना वायरस के असरात दूसरों तक तेजी से फैलाने का बायस बन सकते हैं। भारतीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 में रिकॉर्ड सतह पर खुदकुशियों से अमवात में 10% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1967 के बाद पहली बार खुदकुशी से अमवात का इतना बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सर्वे की टीम का कहना है कि खुदकुशी करके अपनी जान लेने वालों में तलबा, मजदूरों और बेरोजगार अफराद की यौमिया तादाद में पहले के मुकाबले काफी इजाफा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना की वजह से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में तलबा की खुदकुशी से होने वाली अमवात में 21% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ, जबकि बेरोजगार मुलाजमीन में 16.5%, जबकि मजदूरों में यौमिया 15.5% से भी ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 में काश्तकारी से वाबस्ता 10,677 अफराद ने अपनी जानें ले ली, जबकि गुज़श्ता बरस से तादाद 10,281 थी। भारत में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस मजमूई तौर पर 1,53,052 लोगों ने खुदकुशी करके अपनी जान ली, यानी हर रोज तकरीबन 400 अफराद ने खुदकुशी की। 1967 के बाद पहली बार भारत में एक बरस के दौरान इतनी बड़ी तादाद में खुदकुशियां हुई है। खुदकुशी के लिहाज से भारत के बड़े शहरों में दारुल हुकूमत दिल्ली सर फहरिस्त हैं, जहां गुज़श्ता बरस 3,025 अफराद ने खुदकुशी करके अपनी जानें ले ली। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर कि आर्यन खान अपने घर पहुंचे हैं। जहां कल उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन जमानत के बाद ही उन्हें जो कागजात है वो जेल तक नहीं, जेल इंतजामिया तक नहीं पहुंचे। लेकिन आज सुबह 5:30 बजे जब वो बॉक्स खोला गया तो वहां पर जेल इंतजामिया की जानिब से अब आर्यन खान को रिहाई मिली है। रिहाई के बाद ही वो
अपने घर पहुंचे, यानी कि मन्नत पहुंचे। अदाकार शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान जमानत पर जेल से रिहा हो गए और अपने घर पहुंच गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 रोज कबल जो क्रूज ड्रग्स मामले में उन्हें गिरफ्तारी की थी, उसके बाद ही 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया। उनकी भी जो है रिहाई हुई है। जमानत ऑर्डर के कागजात मिल गए हैं। जेल हुक्काम ने आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे आर्थर रोड जेल के बाहर बेल बॉक्स खोला, जिसके अंदर आर्यन खान के जमानती ऑर्डर की कॉपी रखी गई थी। आर्थर रोड जेल के सुपरिंटेंडेंट कहा है कि उन्हें आर्यन खान की रिहाई का हुक्म मिल गया है, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया और वो जेल के बाहर ही उनके घर वाले यानी कि शाहरुख खान के जो बॉडीगार्ड है वो गाड़ी लेकर वहां पर मौजूद थे। जिसके बाद ही आर्यन खान जो ही बाहर आए तो उसके बाद ही वो गाड़ी में अपने घर की तरफ चले गए और अपने घर पहुंच चुके हैं। उसके बाद ही वहां उनके घर के बाहर ही जश्न का माहौल भी इस वक्त लगातार लोगों की तरफ से जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो पहले ही कल रात से वहां पर मौजूद थे और आज सुबह जो ही आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच गया तो वहां पर खुशी का माहौल देखने को मिला है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात है? आर्यन पहुंच चुके हैं, ये खबर आ रही है कि वो घर अपने पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, आपसे करीब 1.5 से 2 मिनट पहले ही उनकी गाड़ी उनके घर मन्नत पहुंची है और मन्नत में इस वक्त जश्न का माहौल है। सुबह 11 बजे उन्हें रिहा किया गया। बाकायदा तौर पर उनकी कार्रवाई जो रिलीज के पेपर को तैयार करने की कोशिश थी वो तमाम के तमाम कोशिशें कामयाब हुई और कार्रवाई जब पूरी हो गई उसके बाद उन्हें निकालने की कोशिश की गई। और अब जो खबर मिल रही है कि करीब 20 मिनट पहले उन्हें आर्थर जेल से रिहा किया गया वहां से निकलने में, और फिर अब मन्नत पहुंचने में जो वक्त लगा है वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का था। और अब इस वक्त खबर मिल रही है कि जो आर्यन करीब 23 दिन तक आर्थर जेल में बंद था और 28 दिनों से मन्नत से दूर था, अब फिर से मन्नत लौट चुका है। और इसमें एक और अहम बात यह है कि आज शाहरुख खान भी चूंकि कल ही आए थे और ऐसा इम्कान था कल शाम तक के आर्यन खान को रिहाई मिल सकती है, जेल से आजाद हो सकते हैं, लेकिन वक्त पर जो बेल पेपर होता है, जो ऑर्डर होता है, हुक्मनामा, वो नहीं पहुंच पाया जेल के पास। इसकी वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई थी। हालांकि कल शाहरुख खान पहुंचे भी थे जेल के अपने बेटे को खुद लेके जाएंगे, लेकिन चूंकि वक्त पर कागज नहीं मिल पाया जेलर को, इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो पाई। इसलिए शाहरुख खान ने उस आर्थर जेल के पास ही एक 5 स्टार होटल में क़याम किया, रात वहीं गुजारी है। और सुबह आज जब उनके बेटे की पूरी कार्रवाई पूरी हो गई, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, उसके बाद वो खुद जेल के बाहर मौजूद थे। उनके बाकायदा तौर पर बॉडीगार्ड ने आर्यन खान को रहमत जरा ये बताएगा, जब आर्यन अपने घर पहुंचे, मन्नत पहुंचे, तो किस तरह का माहौल वहां पर था? और जो इन्हें जमानत मिली है तो कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसके तहत उन्हें जमानत मिली है, चाहे एनसीबी की बात करें, अदालत की बात करेंगे, कुछ शर्तों पर इन्हें जमानत दी गई है। जी देखिए, बिल्कुल आर्यन खान के घर पहुंचने से पहले ही शाहरुख खान के फैन, आर्यन खान के फैन बहुत बड़ी तादाद में मन्नत के बाहर मौजूद है। वो जश्न मना रहे, वेलकम कर रहे हैं उन्हें, चूंकि ये 28 दिनों के बाद मन्नत में आए हैं। तो ये जश्न का माहौल मन्नत के अंदर भी है, चूंकि हमने कल देखा किस तरह से मन्नत की इमारत पर किस तरह से कुमकुमे लगे हुए थे, लाइट से जल रही थी। और दिवाली का त्यौहार तो है ही है, लेकिन इससे बड़ी दिवाली शाहरुख खान के लिए हुई कि उसका बेटा घर लौट कर आ रहा है। तो इससे बड़ी दिवाली और बड़ी दिवाली का गिफ्ट क्या हो सकता है? इसलिए बड़े अच्छे अंदाज में सजाया भी गया है मन्नत को, लेकिन जश्न का माहौल है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। रही बात शर्त की, जो मशरूत जमानत दी गई है, बहुत ही भारी शर्त है, बहुत ही सख्त पाबंदियां हैं आर्यन खान के ऊपर। चूंकि जो शर्तें दी गई हैं उनमें सबसे पहली शर्त तो यह है कि जाते ही आपको पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, आपको बगैर इजाजत के आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप किसी भी अपने उन तमाम साथियों से जो इस पूरे ड्रग्स के मामले में मुलजिम हैं उनसे राब्ता नहीं करेंगे। तीसरी शर्त जो थी सबसे बड़ी शर्त की, मीडिया में आप किसी से राब्ता नहीं करेंगे, बयान नहीं देंगे, सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं आप जारी करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। और साथ ही साथ चौथी जो शर्त थी वो ये थी कि आप हर हफ्ते एनसीबी जो आपको बुलाए उस वक्त एनसीबी दफ्तर आपको पहुंचना है। तो इसके साथ ही साथ करीब 15 ऐसे शराइत हैं जो आर्यन खान को फॉलो करने हैं। पूरी तरह से एक महदूद कर दी गई है, शर्तों के बंधन में बांध दिया गया है आर्यन खान को। और इन तमाम शराइत की अगर पासदारी नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर एनसीबी इनके जमानत अर्जी को जमानत को कैंसिल कराने के लिए, इनके बिल को खारिज कराने के लिए, बाकायदा तौर पर कैंसिल कराने के लिए पिटीशन दे सकती है। ये एनसीबी ने सीधे तौर पर हिदायत भी कर दी है। तो मशरूत जमानत मिल गई है, लेकिन इससे कहीं बड़ी बात यह है कि आर्यन खान दिवाली से ऐन पहले अपने घर लौट चुके हैं। चूंकि माना यह जा रहा था कि अगर उन्हें 2 दिन पहले जमानत नहीं मिलती तो फिर दिवाली उन्हें जेल के अंदर ही मनाना पड़ता, लेकिन दिवाली से पहले ही उन्हें जमानत मिल गई है। और अब इस वक्त शाहरुख खान और उनके चाहने वालों के लिए बड़ी खबर यह है कि शाहरुख खान
खान का चलिए, फौजदार बहुत आर्यन बहुत खान शुक्रिया घर रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, तफसात फराम करे थे। आर्यन खान को जेल से रिहा किया गया है और वो अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं। इस सिलसिले में जो मशरूत उन पर जो जमानत दी गई हैं कि कुछ शर्तें रखी गई हैं, पासपोर्ट जमा करना है, साथ ही साथ मीडिया से भी दूरी बनाए रखना है और साथ ही साथ जो दीगर मुलजिमीन हैं उनसे भी बातचीत नहीं करनी है और कुछ और भी शर्तें रखी गई हैं जिस पर उन्हें जमानत दी गई हैं। बढ़ते आगे, मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में आज मजमूई तौर पर 3 लोकसभा और 30 असम्बली नशस्तों के लिए ज़मीनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा सीटों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में दादर नगर हवेली, मंडी हिमाचल प्रदेश और खांडवा में हक़-ए-राय दहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा असम्बली नशस्तों पर हो रहे ज़मीनी इंतखाबात के तहत मुल्क की 14 रियासतों के मुतअद्दिद अजला में कुल 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 3, कर्नाटक में 2, तेलंगाना में 1 के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मगरबी बंगाल, मिजोरम और मध्य प्रदेश की सीटें शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि ज़मीनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान 2 नवंबर को किया जाएगा। आलमी बाजार में खाम तेल के बुलंद तरीन सतह पर कायम रहने के दरमियान पेट्रोल डीजल की कीमतों में घरेलू सतह पर मुसलसल तीसरे दिन इजाफा जारी है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज मुसलसल चौथे दिन इन दोनों की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर इजाफा किया, जिसके बाद ही दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपये 99 पैसे फी लीटर और डीजल 97 रुपये 72 पैसे फी लीटर के अब तक का रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। इस इजाफे के बाद मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये 81 पैसे फी लीटर और डीजल 105 रुपये 86 रुपये फी लीटर और मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में सबसे महंगा पेट्रोल 117 रुपये 71 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। अभी मुल्क के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये फी लीटर से तजावुज कर गई हैं। डीजल भी बेशतर शहरों में सेंचुरी लगा रहा है। इस महीने में अब तक 30 दिनों में से 23 दिनों में इन दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस माह अब तक पेट्रोल 7 रुपये 35 पैसे फी लीटर और डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। वादी के शुमाल जनूब और वस्ती अजला में आवारा कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफे से आबादी में तशवीश की लहरें दौड़ गई हैं, जबकि आवारा कुत्ते अब मकामी शहरियों, बच्चों और मुसाफिर गाड़ियों पर भी हमलावर होते हैं। कई इलाकों में आए रोज आवारा पागल कुत्तों की आबादी में इजाफा हो रहा है, जिससे मकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद से मकामी लोग इस कदर परेशान है कि बच्चों को स्कूल जाते वक्त स्कूल जाना साथ जाना पड़ता है, जबकि सुबह शाम बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन अपने घरों से बाहर आने में डर महसूस कर रहे हैं। उधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर ने कहा है कि इस मामले के हवाले से श्रीनगर में खुली जगह में जो डंपिंग शेड मौजूद हैं उन्हें बंद किया जाएगा, ताकि वहां पर कुत्ते जमा ना हो और आवाम को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। किसी जगह रंग रोगन करने से स्मार्ट सिटी बनती है, पेंट करने से स्मार्ट सिटी बनती है। स्मार्ट सिटी कहते किसको है? स्मार्ट सिटी कहते हैं बिजली, पानी, वो होना चाहिए। लोगों की जो बुनियादी सहूलियतें हैं उनका तो फुकदान है, उसको थोड़ी स्मार्ट सिटी। आए दिन आप देखते हैं, प्रेस कॉलोनी हो या सड़क हो या कोई भी जगह हो, आए दिन आप देखते हैं लोगों का प्रोटेस्ट होता, पानी पे, बिजली पे, रोड्स पे। क्या वो स्मार्ट सिटी में नहीं आता? सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात, आज बच्चे डर रहे हैं स्कूल जाने से। सड़कों पे इतने कुत्ते होते हैं। लास्ट टाइम आपने शायद देखा होगा, बारामूला से एक केस सामने आया, तकरीबन 52 बच्चों को कुत्तों ने खाया। आप देखिए श्रीनगर में हर किसी जगह जाइए, आपको स्मार्ट सिटी कम और कुत्ते ज्यादा सड़कों पे दिखते हैं। क्या वो काम नहीं है? आए दिन हम देखते हैं। रिसेंटली एक गांव है टंगमग खईपुरा का, मगलपुरा का गांव है, वहां पे एक बच्चे को कुत्ते ने खाया है। एक साइड ही उसने खाया है। उसका बाप बिलक बिलक के रो रहा है। गरीब बाप का बेटा मजदूर है, अभी हॉस्पिटल में बहुत टाइम से था। क्या वो किसी जगह हमें दिखता नहीं है? क्या पेंट करने से खाली स्मार्ट सिटी बनती है? आपने बहुत अच्छा किया, आपने स्टूडेंट्स को उसमें लगाया, मगर हमारी यूथ में इतना टैलेंट है, अगर आप किसी जगह उनको लगाएंगे वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पेंट करने से आप लोगों को नहीं दिखा सकते मैंने सड़क पे पेंट किया, मैंने सड़क पे अच्छी पेंटिंग बनाई। वो कितने दिन रही? आप देखिए लाल चौक का हाल अभी क्या है। उस स्मार्ट सिटी पे, जहां पे आपने स्मार्ट सिटी बनाई, उस स्मार्ट सिटी पे आपने हाल देखिए क्या किया।
अभी देखिए वो क्या वजह है, देखिए वजह है टैक्स पेयर का पैसा, हम लोगों का पैसा, आम लोगों का पैसा कहां पे आप खर्चते हो, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें सरकार, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, सिस्टम का फेलियर है। अगर हम सिस्टमैटिकली काम करेंगे सारी चीजें ठीक हो सकती, मगर सिस्टम कहां है? सिस्टम है ही नहीं। जिसको जो मन में आता है वो काम करता है, जिसको जो मन में आता है। कल को आप आज अपनी सड़कों पे देखा, कल को शायद पोल पे भी पेंट करेंगे। बिजली साहब है ही नहीं, वो देखिए लाल चौक की स्ट्रीट लाइन्स। तो इस तरह हम जानवर को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो जानवर है, लेकिन हम उसको जो मैनेज करता है, यानी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या इंतजामिया है या जो वो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सपोज मान लीजिए अगर हम यहाँ की बात करें तो एसएमसी है, अगर सड़कों पे जो कचरा है वही खाना है डॉग्स का। अगर सड़कों पे कचरा नहीं रहता, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो एसएमसी की मैनेजमेंट है, आप मैक्सिमम ऐसी जगह देखेंगे शहर श्रीनगर में खासकर, जहां पे आप कूड़ा करकट तकरीबन 12 बजे तक भी देखेंगे। तो जितना भी घर का जितना भी कचरा होता है वो मॉर्निंग के टाइम से ही 12 बजे तक जो सड़क पे होता है अवेलेबल होता है, और ये जानवर जो है डॉग्स, ये वही खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जो मैनेजमेंट है इस कचरे को, सीवेज को डंप करने का, अगर वो अर्ली मॉर्निंग में हो जाती है तो काफ़ी तादाद में ये पॉसिबल है कि अगर खाना पीना इन डॉग्स के लिए जो कचरा है वो कम पड़ जाता है, तो हम इनकी जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े दावे हो रहे हैं कि हम श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो पहले जो है ध्यान देना चाहिए जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है यहाँ पे डॉग्स की, उसको कैसे कर्टेल किया जाए। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो है टास्क बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे कुछ साल पहले जो है डॉग्स को पकड़ा जाया करता था और फिर उनकी स्टरलाइजेशन की जाती थी। तो एक स्टरलाइजेशन सेंटर यहाँ पे है शूहामा में, लेकिन काफ़ी देर से वो डिफंक्ट है। यहाँ पे ज़रूरत है कि जो ये स्टरलाइजेशन सेंटर है इसको फंक्शनल किया जाए, और बाकी जो स्टरलाइजेशन सेंटर्स हैं अगर, तो उनको भी फंक्शनल बनाया जाए और कुछ मजीद जो है उनको भी बनाया जाए। आप जानते हैं कि यहाँ पे रोज़ अखबार में देखने को मिलता है कि फलानी को कुत्ते ने काटा, इवन बच्चों को स्पेयर नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए, तो उनको फिर हॉस्पिटल लिया गया, तो उनकी वहाँ जो है ट्रीटमेंट किया गया। देखिए मुझे लगता है जो निचली लेवल है उस पर जो है काम नहीं हो रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं इसको कंट्रोल। अब मैं यहाँ पे एलजी साहब, हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ की जो कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पूछे कि आप क्या इकदाम उठा रहे हैं। अगर कहीं पे लूप होल्स है वो उनको बोले कि जो ये लूप होल्स है उनको फिल किया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं राहत की। बढ़ रहा है शहरी श्रीनगर में, ये हकीकत है, मगर हम जो अभी हमारे जो ओपन गार्बेज शेड्स है इनकी तादाद वहाँ पे ही ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग कूड़ा करकट जो है खाने पीने की चीज़ें जो वहाँ पे जमा होती है तो ये ज़्यादा उधर ही जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस पे भी इक़दाम उठाने जा रहे हैं कि शहर में जो ओपन गार्बेज शेड्स है हमारे, ये हम कहीं पे बंद कर रहे हैं अभी। तो अभी हमारी कुछ और गाड़ियाँ आने वाली है, हमने स्मार्ट सिटी से पैसा लिया हुआ है, तो जो ही हमारे जो हुपर्स है यहाँ पे आएंगे तो हम घर घर जाके कूड़ा जो है वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन होगी घर घर जाके, तो इस चीज़ का फ्लो आपको। खेलकूद के हवाले से यूं तो हुकूमत हर साल कसी रकम खर्च करती है, मगर जिला बारामूला के सोपुर में अक्सर खेल के मैदान और खेल सरगर्मियां न होने से नौजवान जहनी तनाव के शिकार हैं। सोपोर के नौजवानों का कहना है कि अगरचे इंतजामी खेलकूद के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की बुलंद बांग दावी कर रही है, मगर बदकिस्मती से इलाके में ज़ेर तामीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तशने तकमील है। नौजवानों का कहना है कि यूं तो इंतजामी की जानब से दी इलाकों में खेल कूद को फ़रोग़ देने के लिए न सिर्फ खेलों का एहतमाम किया जाता है बल्कि खेल के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाने का प्रोग्राम भी चलाया जाता था, लेकिन सोपोर में इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहा है। उन्होंने अब एलजी इंतजामी से अपील की है कि इलाके में तामीर हो रहे इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के काम में सूरत लाई जाए और उसे मुकम्मल किया जाए। मैं यही का सोपोर का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ जी। जो मैं बात करना चाहता हूँ इंडोर स्टेडियम की, सर हम यहाँ पे लोकल्स है, हम यहाँ पे खेलने आते हैं, सुबह प्रैक्टिस करते हैं समर्स में, और जो विंटर में हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे हम इंडोर स्टेडियम जो बना के रखा हुआ है, 4 साल हो गए इसको बना के हुए, तो हम समर्स में बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, हम अपनी कंडीशनिंग करते हैं, बॉडी की मेहनत करते हैं, लेकिन जो विंटर की वजह से हमारा सारा कुछ ज़ाया हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ने की वजह से हम नहीं खेल पाते फिर, और हमारी उतनी भी यहाँ पे मतलब फैमिली की वैसी पोजीशन नहीं है कि हम बाहर जा पाते और प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाते अपनी। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो इंडोर स्टेडियम है इसको आप ठीक करें, इसको आप बनाए, बिल्ड करें, ताकि हम विंटर्स में भी अपनी कंडीशनिंग की बॉडी की जो है कंटिन्यू कर पाए और खेल पाए। बट सर मैं बादमबाग में रहता हूँ सर। हम सुबह आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए सर। हम समर्स में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो क्रिकेट हो, पर इंडोर गेम्स के लिए अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं रखी थी। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई जिसमें हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। सर अभी 4 साल हुए, मतलब कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिया। सर विंटर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सर, जो हमने स्ट्रेंथ बनाई होती है, कुछ स्किल्स बनाई होती है समर्स में खेलने के लिए सर, वो विंटर में फिर सारा ज़ाया होता है सर, हम कुछ नहीं कर सकते सर। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार मतलब इस पे कोई जल्द से जल्द कोई इनिशिएटिव लिए सर। ये सिर्फ दावे ही होते हैं सर, करने को कुछ नहीं वो करते हैं सर। सर आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके सामने सर। ये बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी, इसको 4 साल हुए सर। जो टनल्स देते हैं, जो पैसे आते हैं वहाँ से पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।